गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। At the eve of independence, Indian economy was totally stagnant, backward and depleted economy. ब्रिटिशर्स के आने से पहले स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? इंडियन इकोनॉमी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी क्या होती है? विच इज सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया हैज इट्स ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। हमारी तरफ वो ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट क्यों हुए थे? क्योंकि इंडिया जो है उसका ट्रेड रिलेशन था दूसरी कंट्रीज के साथ, और इंडिया से अरब ट्रेडर्स स्पाइसेस, आइवरी वर्क, कॉटन, ये सब चीज़ें लेके किसको बेचते थे? यूरोपियंस को ज़्यादा पैसे थे। उन्हीं को देख के ब्रिटिशर्स को ये लगा था क्यों ना इंडिया को कैप्चर कर लिया जाए। और ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए भी कैसे थे? ट्रेडर बन के। तो इंडियन इकोनॉमी उनके आने से पहले प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। और क्या था इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे? एग्रीकल्चर हमारा हमेशा से मेन ऑक्यूपेशन रहा है। अबाउट 85% ऑफ द पीपल दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जिसकी डिमांड क्या थी? वर्ल्ड वाइड। हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड के कई कंट्रीज में जाता था, क्योंकि इंडिया के ट्रेड रिलेशन से फिर डिस्टेंट कंट्रीज के साथ। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ ट्रेडर्स बन के आए थे और फिर उन्होंने हमारी कंट्री को कंट्रोल कर लिया। अब इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में इंडियन जो एग्रीकल्चर, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया सारा जो है वहाँ एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है। ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री के, क्योंकि वो किस तरफ से आए थे उस टाइम, जो है कोस्टल एरिया ही ज़्यादा वो था, क्योंकि सी रूट से ही एंटर करते थे, ट्रेड रिलेशन भी उसी रूट से होता था। तो जो हमारा साउथ वाला हिस्सा था वहाँ कोस्टल एरिया, वहीं उन्होंने कुछ कुछ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, क्योंकि वहीं वो आके उतरे थे। नॉर्थ इंडिया सारा किसके लिए फेमस था? एग्रीकल्चर के लिए। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी। इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड दैट वाज नॉट सो गुड, इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे आई क्यों थे? उनका टू फोल्ड मोटिव था। एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, और ब्रिटेन को उस इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था रॉ मटेरियल विच इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम इंडियन मार्केट और इंडिया। दूसरा उनको क्या चाहिए था? दे वांटेड मार्केट। और इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है, इंडिया इतना बड़ा देश है, तो इट इज सूटेबल एज ए मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड आइटम। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनका दो फोल्ड मोटिव सॉल्व हो गए। एक तो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए लगातार उनको रॉ मटेरियल इंडिया से मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। दूसरा, जो उनके फिनिश्ड आइटम है उनके लिए इंडिया सबसे बढ़िया मार्केट बन गया। तो उनका कभी ये एम नहीं रहा था कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में कुछ करें। उन्होंने जो उनके पॉजिटिव भी कुछ चीज़ें रही, लेकिन वो सब उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए शुरू किया। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर की क्या हालत थी? इंडियन एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू किया था? ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम।
परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जमींदारी सिस्टम शुरू किया। जमींदारी सिस्टम महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ एक लोगों को दे दिया लैंड का, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर नोन एज जमींदार और सम इन सम एरियाज दे आर नोन एज महल्स और रैयतवाड़ी। दीज आर द सिनोनिम्स। अब यहाँ क्या था, जमींदारों को, क्योंकि जमींदारों का कोई मोटिव नहीं था कि वो कृषि उपज को बढ़ाने का काम करेंगे। उनका काम था किसानों से कर इकट्ठा करना, भू कर इकट्ठा करना और उसको ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास जमा कराना। जो भूमि कर वो किसानों से लेते थे और जो जितना उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स में ऑफिसेस में जमा कराना होता था, उसमें से बहुत सारा हिस्सा उनको अपने पास रखना होता था। बस उनका यही मोटिव था कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा भूकर इकट्ठा किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। दूसरा जो इंडियन इकोनॉमी थी, उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के साथ क्या किया था, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। कमर्शियलाइजेशन होने से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप्स उगवाना शुरू किया, क्योंकि उनको, हमें पता है कि उन्होंने हमें जो है नील की खेती करने के लिए किसानों को कहा। इंडिगो किस लिए चाहिए होती थी उनको अपने जो इंडस्ट्रीज थी, अपने उद्योगों में दे यूज इट एज ए डाई स्टफ की तरह इसको वो यूज करते थे। एंड दे फोर्स्ड फार्मर टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो ऐसी चीज थी जिसमें उनको इट long period is required for the growth of full day nurture that is required for the crop of indigo। तो फार्मर्स कुछ और उगा नहीं सकते थे और उनको इसके बदले जो दिया जाता था, जितनी कीमत उसको दी जाती थी, वो बहुत कम थी। तो कई बार ऐसा भी होता था, क्योंकि भारतीय किसान किस पे डिपेंड करते थे, मॉनसून पे। तो मॉनसून पे डिपेंड होने से क्या होता था, कभी मॉनसून अच्छा हो गया तो अच्छी फसल हो जाएगी और कभी मॉनसून खराब हुआ। बहुत सारी बार तो क्या होता था कि फेमाइन आ गया, तो उससे क्या है, मान लो सूखा पड़ गया और फसल खराब हो गई। तो इनके परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर एक, चाहे कैसा भी मौसम रहे, चाहे कैसी भी फसल रहे, उपज कैसी भी हो, उनको कर देना ही पड़ेगा। इससे क्या था, किसानों की हालत बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि अगर किसी कारण मॉनसून अच्छा नहीं आया या फसल खराब हो गई या सूखा पड़ गया, लेकिन उनको तो लगान देना ही है और वो लगान नहीं दे पाएंगे तो फिर उनकी जो ज़मीन है वो जमींदार हड़प के बैठ जाएंगे। और इससे क्या हो रहा था कि किसानों की हालत बहुत खराब हो रही थी। बहुत सारे किसान तो भूमिहीन किसान हो गए थे, क्योंकि उनकी ज़मीन चली गई थी। तो इंडियन एग्रीकल्चर की हालत जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही खराब थी। उसके बाद और उन्होंने क्या किया था कि और किस चीज़ का असर पड़ा था, पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए तो भारत का बंटवारा हुआ। किसके नाम पे हुआ था? धर्म के नाम पे, रिलीजियस। इंडिया ने हमेशा, ब्रिटिशर्स ने हमेशा एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने इंडिया को डिवाइड किसके नाम पे किया था? रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो इससे क्या हुआ था, हमारा पार्टीशन का भी मेन कॉज क्या था? रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हमारा बंटवारा हुआ था। अब पार्टीशन का भी भारतीय कृषि पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा। भारतीय कृषि पर उसका कैसे खराब प्रभाव पड़ा? क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल जो बाद में क्या बन गया, वो भारत का हिस्सा रहा, और ईस्ट बंगाल वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। तो जूट ग्रोइंग एरिया, मोस्टली जूट ग्रोइंग एरिया, दैट वेंट टू पाकिस्तान एंड जूट मिल्स रिमेन्स इन इंडिया। इस तरह जो पंजाब का हिस्सा, जिससे बहुत सारा कॉटन ग्रोइंग एरिया और जो फर्टाइल लैंड थी, दैट वेंट टू पाकिस्तान।
तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि फर्टाइल लैंड चली जाएगी तो मुख्य जो व्यवसाय है हमारे मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर, उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी वॉज टोटली कैसी इकोनॉमी थी, डिपेंडेंट इकोनॉमी। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए क्योंकि दे ड्रेन्ड ऑल आवर वेल्थ एंड रिसोर्सेस, और इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। डिपेंडेंट इकोनॉमी कैसे थी, इवन वी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज टू सर्व फूड ग्रेन्स टू फीड आवर पीपल। हमारे लोगों को खिलाने के लिए अनाज भी हमें किससे लेना पड़ता था, दूसरे देशों से। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। दूसरा हमारी इकोनॉमी क्या थी, डेप्लेटेड इकोनॉमी। डेप्लेटेड इकोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट, डेप्लेटेड इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमी इन विच नो अरेंजमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स मतलब जो हमारी मशीनरी और टूल्स थे वो स्टिल फार्मर्स यूज ओल्ड एंड प्रिमिटिव टूल्स। जब हम ओल्ड और प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो पर हेक्टेयर यील्ड बहुत कम रहती है, क्योंकि अगर न्यू मेथड्स ही हम यूज़ नहीं करेंगे तो पर हेक्टेयर यील्ड या जो कृषि उपज जो है वो बढ़ेगी नहीं। फिर इसीलिए हमारी जो ये इकोनॉमी थी वो कैसी थी, डेप्लेटेड इकोनॉमी। इसके बाद और क्या था कि एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था कि हमारी इकोनॉमी पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जूट ग्रोइंग एरिया, कॉटन ग्रोइंग एरिया और फर्टाइल लैंड मोस्टली वेंट टू पाकिस्तान और मिल्स रिमेन्स इन इंडिया। उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी को और उन्होंने एक क्या किया था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बना दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्यूडल सिस्टम अडॉप्ट करते थे। इससे क्या होता है, रूलर्स और मेन जो कॉमन पीपल है उनके बीच में कोई लिंक नहीं होता, मीडिएटर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जमींदार्स, महलवार्स और रैयत, उन्होंने उनको बीच में अपॉइंट कर दिया था। तो मीडिएटर होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे मोस्टली, क्योंकि वैसे तो उन्होंने जमींदार क्यों अपॉइंट किए थे, ताकि वो किसानों से, फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करें और उसको डिपॉजिट करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि उन्होंने लेटर ऑन दे बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे बिकेम लैंडलेस लेबर। वो दूसरों की ज़मीन पे काम करने वाले मजदूर बन गए। तो मजदूर बन गए तो फिर उनके पास कोई ऐसा वो था नहीं, ना उनको कोई इंसेंटिव मिलता था कि वो कृषि उपज को बढ़ाएंगे। और इधर जमींदारों का मेन एम ये नहीं था कि पैसा इन्वेस्ट करें ज़मीन पे और उपज बढ़ाने के साधन बनाएं। उनका मेन वो था कि किस तरह किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट करें और अपना मुनाफा ज़्यादा कमाएं। तो इस तरह और इंडियन इकोनॉमी क्या थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज टोटली बैकवर्ड। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, बैकवर्ड इकोनॉमी होती है स्टूडेंट जिसमें पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लेस और तुम्हारा नेशनल इनकम इज़ वेरी लो, और क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, वेरी लेस इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, डेप्लेटेड इकोनॉमी थी और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।